आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय शिक्षा एक परिचय। इस विषय पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि भारत में जो शिक्षा का जो शुरुआत हुई है वो वैदिक पीरियड से शुरू हुई है। जर्मन एक जो वैज्ञानिक थे मैक्स मूलर, उन्होंने आकर के सबसे पहले वेदों के बारे में, जितने भी हमारे वेद हैं उनके बारे में उन्होंने शोध करना उन्होंने उचित समझा और उन्होंने ये पाया कि भारतीय जो वेद पुराण है उनकी जो उत्पत्ति है वो 1200 बीसी में हुई है, यानी ईसा पूर्व भी 1200 पहले हो गई है। लेकिन विभिन्न जितने भी अन्य वैज्ञानिक हुए हैं, अन्य शिक्षा शास्त्री हुए हैं, अन्य दर्शन शास्त्री हुए हैं, सबका इसमें अलग अलग मत है। लेकिन जो हमारे यहाँ जो एक जो साहित्यकार है उन्होंने जो विशेषकर माना है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसको प्राचीन कालीन वैदिक पीरियड माना है। तो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है हम ये मान करके चलते हैं कि वो वैदिक पीरियड से शुरू हुआ है। इस ढंग से हम भारतीय शिक्षा का जो एक ढांचा है उसको हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला जो भाग है वो है प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली, जिसका की जो एक समय पीरियड है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। दूसरा जो पीरियड है वो है बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली। बौद्ध कालीन जो शिक्षा प्रणाली है उसका जो टाइम पीरियड है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद का जो पीरियड है वो है मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, जिसका की जो एक समय है वो हम मान करके चलते हैं 1200 ईस्वी से लेकर के और 1700 ईस्वी तक हम उसको मान करके चलते हैं। और 1700 ईस्वी जबकि हम ये मान करके चलते हैं कि 16वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी में 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। उसके बाद का जो पीरियड है वो ब्रिटिश पीरियड शुरू हो जाता है। तो उस ब्रिटिश पीरियड को हम मान करके चलते हैं आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली। और इस आधुनिक अंग्रेजी जो शिक्षा प्रणाली है इसको हम 2 भागों में बांट करके चलते हैं। पहला जो भाग है वो है 1600 ईस्वी से लेकर के और 1947 तक का पीरियड, यानी 1947 तक का समय। और उसके बाद का जो पीरियड है वो 1947 से लेकर के और वर्तमान तक का पीरियड। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम इन सब में अगर डिस्कशन करें तो एक बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हमारी होगी कि वैदिक कालीन में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, किस ढंग की शिक्षा प्रणाली थी, किस ढंग के जो ना अध्यापकों का रहन सहन था, किस ढंग के बच्चों का रहन सहन था, किस ढंग का पाठ्यक्रम था, शिक्षण की कौन कौन सी विधियां थी, किस ढंग से बच्चे पढ़ते थे, विद्यालयों का स्वरूप क्या था, टीचिंग लर्निंग की जो एक मटेरियल का सिस्टम था वो क्या चीज था। ये प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो ये उस समय का कार्यकाल रहता है। उसके बाद का जो पीरियड है वो बदलता गया, बौद्ध पीरियड आ गया। बौद्ध पीरियड में एजुकेशन का सिस्टम क्या था। उसके बाद मुस्लिम पीरियड आया है, मुस्लिम पीरियड में क्या था और ब्रिटिश पीरियड। इन ब्रीफ हल्का सा, क्योंकि अगर हम इसे डिटेल चर्चा करेंगे तो हमारा बहुत लंबा समय इसमें जाया होगा। एक बहुत छोटी सी चर्चा हम ये जानना करना चाहेंगे कि वैदिक जो पीरियड था उस पीरियड में 2-3 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको, उसमें की जो शिक्षा प्रणाली थी वो क्या थी, एकदम से फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन थी। यानी वो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा थी एक तरह की। हमारे पास कोई किताबें उपलब्ध नहीं थी, कोई पाठ्यक्रम हमारा निर्धारित नहीं था। बच्चे गुरुकुलों में जाकर के ही क्या है शिक्षा ग्रहण करते थे और सामान्य सी जो गुरु जी ने जो कह दिया, आचार्यों ने जो कह दिया, ऋषि मुनियों ने जो कह दिया वही हमारी शिक्षा हो जाती थी। बच्चे उसी को ही सीखते थे। उसमें जो सिस्टम था वो बच्चे के प्रवेश के लिए 2 तरह की चीजें वहां मेन थी। संस्कार होते थे। एक जो संस्कार होता था जिस समय बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, उस समय का जो संस्कार होता था उसको उपनयन संस्कार कहा जाता है। जो संस्कार शिक्षा ग्रहण करने के लिए होता था वो भी उस समय की जो शिक्षा प्रणाली है 2 भागों में विभक्त थी। एक जो निम्न स्तर की प्राथमिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं और एक उच्च स्तर की। तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें शिक्षा ग्रहण करने का जो संस्कार होता था उसको हम विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। और उच्च स्तर की जो शिक्षा होती थी वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो संस्कार किया जाता था उसको हम उपनयन संस्कार कहते थे। इस ढंग से पूरा शिक्षण चला रहता था। गुरुकुलों में शिक्षा होती थी और जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उस समय भी एक संस्कार किया जाता था, उसको हम समावर्तन संस्कार कहते थे। ये क्या है, बच्चे का समावर्तन संस्कार है। इसी ढंग से बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली है। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी देखिए वैदिक एजुकेशन और बौद्ध एजुकेशन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। वैदिक एजुकेशन में जितनी भी हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो टोटली वेद पुराणों पर आधारित थी।
और बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली है वहां पर हमारी शिक्षा का स्वरूप है वो क्या है, थोड़ा सा बदल गया और वहां पर शिक्षा का स्वरूप क्या हो गया, बौद्ध शिक्षा पर आधारित हो गया। वहां पर भी ठीक वैदिक एजुकेशन की तरह विद्यालय में प्रवेश के लिए संस्कार जो होता था, विद्या आरंभ करने के लिए संस्कार होना था, उसको हम पबज्जा संस्कार कहते थे। वो संस्कार होता था जब बच्चा प्रवेश के लिए विद्यालय में जाता था तो उसका पबज्जा संस्कार किया जाता था, और इसी ढंग से जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उस संस्कार को हम उपसंपदा संस्कार कहते थे। बच्चा जब अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेता था तो विद्यालय से बाहर आता था, वो बौद्ध भिक्षु बन जाता था, देशाटन के लिए जब हो जाता था तो उसका क्या है, जो उस समय संस्कार होता था उसको हम उपसंपदा संस्कार के नाम से जानते हैं। मुस्लिम पीरियड की और शिक्षा आरंभ का एक जो बहुत ही एक यूनिक चीज थी वो ये रही है कि मुस्लिम पीरियड में जब हम बच्चा स्कूल में प्रवेश के लिए जाता था, मकतबों में और मदरसों में बच्चों उस समय जो शिक्षा के जो केंद्र थे मुस्लिम के मकतब और मदरसे थे। जब बच्चा मकतब और मदरसे में प्रवेश के लिए जाता था तो उस समय उसकी जो उम्र होती थी वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। ये मुस्लिम पीरियड में शिक्षा ग्रहण करने का एक सबसे यूनिक उनका एक तरीका था। जब मुस्लिम पीरियड में बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था तो उस दिन ही उसका क्या है, मकतब और मदरसे में उसका प्रवेश दिलाया जाता था, और वहां पर विद्या आरंभ का जो संस्कार होता था उसको बिस्मिल्लाह खानी कहा जाता था। बिस्मिल्लाह खानी से क्या है, उसका जो शिक्षा आरंभ का संस्कार है वो शुरू होता था। और उसके बाद का जो क्या है, और 1600 जब जो ब्रिटिश पीरियड है उसको अगर हम देखेंगे, अगर उसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 1498 में जो पुर्तगाली नाविक है वास्को डी गामा, वो जल मार्ग से भारत के पश्चिमी बंदरगाह कालीकट में पहुंचने में सफल रहा था, और 1510 में पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया और लगभग 100 सालों तक यहाँ पर उन्होंने अपना व्यापार किया है। इसी कड़ी में 1556 में गोवा में उन्होंने सबसे पहले, अगर हम शिक्षा के नाम पर अगर उनकी शुरुआत कहें तो 1556 में गोवा में क्या है, पुर्तगीज ने अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस खोली जिसमें कि तत्कालिक जो पाठ्य सामग्री थी, उस समय का जो साहित्य था वो क्या है, प्रिंट होता था। 1575 में गोवा में ही जो पुर्तगीज से उन्होंने जेसुइट कॉलेज की स्थापना की। 1577 में मुंबई के निकट बांद्रा में सेंट एनी कॉलेज की स्थापना की। 1599 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई तो 1600 में इंग्लैंड की जो तत्कालीन महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने इस कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दी। और 1609 में कैप्टन हॉकिंस ने भारत के तत्कालीन जो बादशाह थे जहांगीर से भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की उन्होंने क्या है, अनुमति मांगी, और उन्होंने भी क्या है, इनको अनुमति दे दी भारत में व्यापार करने की। तो सबसे पहले 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना उन्होंने प्रवेश किया और सूरत में उन्होंने अपनी मिशनरीज स्थापित की। 1663 में इस पीरियड के बाद जब ये पुर्तगीज आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, तो 1663 में डच ईसाई मशीनरियों का भी क्या है, भारत में प्रवेश हो गया। 1667 में फ्रांसीसी जो ईसाई मशीनरीज है उनका प्रवेश हुआ, और 1680 में जो डैन ईसाई मशीनरीज हैं उनका प्रवेश हुआ। 1698 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक आज्ञा पत्र उन्होंने किया है उसमें उन्होंने ये उनको छूट दे दी, उन्होंने एक सुविधा दे दी कि कंपनी क्या है, अपनी छावनियों में पादरी रख सकते हैं और वो क्या है, इन छावनियों में विद्यालय चला सकते हैं। इससे पहले 1698 से पहले जो छावनियां स्थापित की गई थी वो केवल व्यापार के मकसद से स्थापित की गई थी, उनको इस तरह के विद्यालय चलाने की या पादरी रखने की उनको अनुमति नहीं थी। तो 1698 में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने जितनी भी ये कंपनियां थी, जितनी भी ये मिशनरीज थी, इन सबको क्या है, अपनी इन्होंने जो छावनियां स्थापित की थी उनमें पादरी रखने की और विद्यालय संचालित करने की इनको अनुमति प्रदान की। 1731 तक ये जो मिशनरीज हैं, चाहे वो पुर्तगीज हैं, चाहे वो डेन हैं, चाहे वो फ्रांसीसीज हैं, इन्होंने 1731 तक बंगाल, मुंबई, मद्रास में सैकड़ों विद्यालयों की स्थापना इस बीच इन्होंने की है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इनमें जब अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को जब विजय हासिल हुई तब उन्होंने बंगाल, बिहार और अवध प्रांत में क्या है, इनका राज्य स्थापित हो गया। अब तक केवल इनकी यहाँ पर छावनियां थी, लेकिन प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद क्या है, इनका अपना शासन यहाँ पर हो गया। जब इनका यहाँ पर अपना शासन स्थापित हो गया तो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या है, एक आज्ञा पत्र
उन्होंने शुरू किया। उन्होंने इस ढंग का एक वो किया कि जिससे कि भारत में जो इनकी मिशनरीज थी उनका उत्थान हो सके। तो 1793 का इन्होंने क्या है, एक आज्ञा पत्र इन्होंने जारी किया, जिसमें कि इन्होंने भारत की जो ये मिशनरीज हैं, ये यहाँ पर क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की इनको खुली छूट देगी। और यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 20 साल में जो ये आज्ञा पत्र है इसमें परिवर्तन होगा, इसमें सुधार होंगे, जो भी कमियां, जो भी कार्य इन 20 सालों में किए जाएंगे, हर 20 साल में क्या है उसकी समीक्षा होगी और उसमें क्या है अमेंडमेंट किए जाएंगे, उसको मॉडिफाइड किया जाएगा। इसी क्रम में 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी है। उस समय जो उस समय के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की है। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जो तत्कालीन उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, उनके द्वारा 1800 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1808 में श्री राम त्रिमूर्ति कांड हुआ। इस कांड से आप बहुत भली भांति परिचित। ये एक ऐसा कांड था जिसने कि उस समय की जो हिंदू और मुस्लिम है उन्होंने उनका एक इस ढंग का एक माहौल पैदा कर दिया था कि वो ये शायद अगर इसको हम कहें कि ये पहली क्रांति थी, क्योंकि श्री राम मूर्ति जो कांड था उसमें जो त्रिमूर्ति थे, जिनको कि हम त्रिमूर्ति कहते हैं, उन त्रिमूर्तियों में इन्होंने जो मिशनरी थे, 3 जो मिशनरी थे, कैरी थे, वार्ड थे और मार्च थे, इन्होंने क्या है हिंदू और मुसलमानों के नाम एक निवेदन, एक पत्रिका छपवाई, जिससे कि क्या है हिंदू, और उन्होंने उस पत्रिका में एक शब्द का उच्चारण किया था कि हिंदू धर्म क्या है, अज्ञान है और अंधविश्वास से पूर्ण है, तथा जो मोहम्मद जो साहब है वो झूठे पैगंबर है। ये बात उस पत्रिका में लिखी थी, जिस पत्रिका का नाम था हिंदू और मुसलमानों के नाम निवेदन। जब ये पत्रिका भारत में प्रसारित हुई तो हिंदू और मुसलमान क्या है भड़क उठे और उन्होंने क्या है अपनी स्वतंत्रता की मांग उन्होंने शुरू कर दी। इसी क्रम में 1813 में कंपनी का चार्टर, जो कि हमारा 1793 का जो चार्टर था, वो उस 1793 का था, वो 1813 में क्या है उसका पुनरावर्तन किया गया। और इसमें 3 धाराएं जोड़ी गई। पहली धारा थी ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश एवं धर्म की शिक्षा की छूट दी गई है। अगला जो था वो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो उनके प्रदेश थे, जिन प्रदेशों में उनका आधिपत्य था, जिन प्रदेशों में क्या है उनका राज्य था, उनकी शिक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। और तीसरी जो धारा थी उस धारा का नाम था धारा 43 के अंतर्गत प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपयों की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रखरखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश शासित में रहने वाले विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए किया जाएगा। तो जो धारा 43 थी ये बड़ी कंट्रोवर्शियल जो है ये धारा रही है। 1813 के चार्टर में इसका प्रोविजन किया गया था कि धारा 43 से ये स्थिति क्या है, उन्होंने उसमें क्या किया कि भारतीय साहित्य के विकास के लिए, भारतीय विद्वानों के विकास के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि भारतीय साहित्य कौन है और भारतीय विद्वान कौन है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, यहाँ पर ब्रिटिश पीरियड था। तो भारतीयों से माने किससे लिया जाए, इसमें बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रहा। तो इसके अंदर क्या है कि भारत में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद वो शुरू हो गया कि ये जो इन्होंने आपने 1 लाख रुपए की व्यवस्था करी है वो आपने कहा है कि साहित्य के रखरखाव और विकास के लिए है और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए। तो भारतीय साहित्य कौन से है और भारतीय विद्वान कौन सी है, ये बड़ा कंट्रोवर्सी का एक सब्जेक्ट हो गया, जिसमें कि बहुत कंट्रोवर्सी चली और अगले 20 सालों तक ये कंट्रोवर्सी जारी रही। इसी क्रम में 1817 में श्रीरामपुर में श्री राम कॉलेज की स्थापना की गई। 1820 में शिवपुर में बिशप कॉलेज की स्थापना की गई और 150 से अधिक स्कूलों की स्थापना भी की गई। इसी मध्य राजा राम मोहन राय, श्री जय नारायण घोषाल एवं पंडित गंगाधर शास्त्री का योगदान भी रहा। उन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, 1817 में कलकत्ता समाज की स्थापना की, 1818 में बनारस में जय नारायण स्कूल की स्थापना की गई, 1819 में कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना की गई, 1821 में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1813 का जो चार्टर था, 20 साल बाद उसमें फिर संशोधन होना था, तो 1833 का आज्ञा पत्र आ गया। क्योंकि 1813 का जो आज्ञा पत्र था
उसमें जो कंट्रोवर्सी हो गई थी प्राच्य और पाश्चात्य वाली 1 लाख रुपए की जो बात थी, जो इन भारतीय साहित्य के विकास के लिए और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी, वो अभी तक वो सुलझा नहीं था वो मामला। पिछले 20 सालों में 1813 से 1833 तक वो मामला ज्यों का त्यों बरकरार रहा। तो जब 1833 का आज्ञा पत्र आया तो इसमें उस धनराशि को 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया। ये अब जो साहित्य के विकास के लिए और विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए जो 1 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी, 1833 के चार्टर के द्वारा, 1833 के आज्ञा पत्र के द्वारा वो धनराशि 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए उसको कर दिया गया। लेकिन फिर भी इसका परिणाम भी कोई सुखद नहीं रहा। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद का क्या है, कोई भी हल नहीं निकल पाया और ये जो कंट्रोवर्सी थी ये ज्यों का त्यों बना रहा। तत्पश्चात 10 जून 1934 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर काउंसिल के जो कानूनी सलाहकार बनकर के भारत आए और उस समय के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनको मैकाले का जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1833 का जो चार्टर था उसके अंतर्गत जो सेक्शन 43 था, 1 लाख रुपए की जो कंट्रोवर्सी का जो मामला था, उसको स्पष्ट करने के लिए उनको कहा गया। मैकाले को ये कहा गया है कि जो एक 1833 का हमारा जो चार्टर है जिसमें 1 लाख रुपए साहित्य के विकास और विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए निर्धारित किए गए हैं, इसको आप स्पष्ट करें ये कौन सा साहित्य है और कौन से विद्वान है। और 1833 में जो 10 लाख रुपए बढ़ा दिया गया था कि आप इसको क्लियर करें कि ये कौन कौन सी चीजें हैं और ये पैसा कहां पर खर्च किया जाना चाहिए। इसी क्रम में मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र क्या है एक तैयार करके, सेक्शन जो 43 था उसके निवारणार्थ उन्होंने क्या है 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को सौंप दिया। इसमें उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन करी, उन्होंने उसको इस ढंग से रिकमेंड किया कि जो साहित्य है उस साहित्य में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही साहित्य उसमें शामिल होंगे और जो विद्वान है उसमें भी भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही विद्वान शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के मैकाले ने एक जो ना बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक का जो रिजल्ट है वो निकाला कि ये जो साहित्य है इससे हमारा अभिप्राय भारतीय साहित्य से भी है और ब्रिटिश साहित्य से भी है और जो विद्वान है उनके प्रोत्साहन के लिए उसमें भारतीय विद्वान भी शामिल है और उसमें हमारे ब्रिटिश विद्वान भी उसमें शामिल है। ऊपर से मैकाले ने एक और थ्योरी दे दी, उन्होंने एक बात का और जिक्र कर दिया, उन्होंने एक सुझाव दिया कि उच्च वर्ग के व्यक्तियों को अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो हमारे उन लाखों व्यक्तियों जिन पर हम शासन करते हैं उनके बीच विचारवाहक का कार्य करते हैं। अब ये हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश पीरियड में भारतीयों को शिक्षा देने का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो केवल एक था कि भारतीयों को एक तो क्लरिकल ग्रेड के लिए उनको तैयार किया जाए, उनके पास लिपिक वर्ग नहीं था जिससे कि क्या है भारतीयों को लिपिक बनाया जा सके, और दूसरा हम केवल ऐसे भारतीयों को शिक्षा दें, ऐसे भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा दें जो कि जो भारत का एक बहुत बड़ा तबका है उसके और हमारे बीच में क्या है मीडिएटर का काम कर सके, एक विचारवाहक का काम कर सके। तो मैकाले ने एक नई अपनी थ्योरी दी, उन्होंने ये कहा कि भारत का जो उच्च वर्ग है, ऊंचे तबके के जो लोग हैं, केवल हम उन्हीं को ही क्या है शिक्षा देंगे। जब हम उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे तो उच्च वर्ग से वो शिक्षा क्या है धीरे धीरे करके क्या है स्वयं ही निम्न वर्ग के पास क्या है वो शिक्षा पहुंच जाएगी। तो ये जो मैकाले का जो इस टाइप का जो एक विचार था वो क्या है उनका डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से फेमस है, निस्यंदन का सिद्धांत। इस पर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। तत्पश्चात एडम रिपोर्ट आई, ठीक जैसे लॉर्ड मैकाले थे वैसे ही एडम भी। एडम क्या है वो प्राच्यवादी विचारधारा के सपोर्टर थे। वो जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो शिक्षा है, भारतीय जो कला है, भारतीय जो दर्शन है उसके पक्षधर थे। जबकि बेंटिक ने 1835 में वो इंग्लैंड चले गए थे, उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड भारत के नए गवर्नर जनरल बन करके। तो एडम ने जबकि जो वो है मैकाले द्वारा क्या है अपना जो एक थ्योरी है वो पहले ही गवर्नर जनरल को दी जा चुकी थी, लेकिन एडम भी क्या है उस रिपोर्ट पे लगा रहा, उस बात पे लगा रहा, उस कंट्रोवर्सी के सॉल्यूशन में लगा रहा है कि 1 लाख जो रुपया है जिसको कि 1833 के चार्टर द्वारा बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया था, कि वास्तव में वो कहां पर खर्च किया जाना चाहिए, कौन सा साहित्य है वो और कौन से वो विद्वान है। तो सर एडम ने जुलाई 1835 में, दिसंबर 1836 में और फरवरी 1838 में अपनी रिपोर्ट लॉर्ड ऑकलैंड को दी। उन्होंने
उन्होंने भी इसी बात का, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 3 भागों में उन्होंने पूरे भारत का, जहां जहां पर ब्रिटिश मिशनरीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी फैली हुई थी, उन्होंने सब जगह का गहन अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट को 3 भागों में 1835 में, 1836 में, 1838 में क्या है, तत्कालीन गवर्नर जनरल है लॉर्ड ऑकलैंड, उनको उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या है, उनकी जो ये रिपोर्ट थी उसको क्या है उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस पश्चात लॉर्ड ऑकलैंड की जो शिक्षा नीति है 1839 की, तो 14 नवंबर 1839 को उन्होंने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। उन्होंने एक डिप्लोमेटिकल सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, जो 1 लाख रुपया है वो तो उसमें भारतीय साहित्य और ब्रिटिश साहित्य दोनों ही शामिल होंगे, और जो विद्वान है उसमें भी ब्रिटिश विद्वान और इंडियन विद्वान दोनों ही शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने एक अलग से सुविधा कर दी। उन्होंने कहा इस कंट्रोवर्सी को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्राच्यवादी शिक्षा को, जो प्राच्यवादी शिक्षा थी, उसके विकास हेतु 31,000 रुपया प्रतिवर्ष अतिरिक्त देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि प्राच्यवादी शिक्षा के उत्थान के लिए हम 31,000 रुपए प्रतिवर्ष अलग से खर्च करेंगे। वो 1 लाख रुपए तो है ही, लेकिन उसके बाद से प्राच्यवादी के लिए अलग से 31,000 रुपए खर्च करने की उन्होंने घोषणा की है। और जो पाश्चात्य शिक्षा है उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए अतिरिक्त प्रतिवर्ष खर्च करने की उन्होंने स्वीकृति अपनी दी है। तो इस ढंग से उन्होंने जो कंट्रोवर्सी थी उसको समाप्त करने का लॉर्ड ऑकलैंड ने प्रयास किया है। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद 1839 के बाद वुड का घोषणा पत्र, जिसको कि भारतीय शिक्षा अधिकार का महापत्र कहा जाता है। अगर हम ये कहें, ये कहीं पर भी अनुचित नहीं होगा कि अगर हम इस बात को कहें कि वुड के घोषणा पत्र ने ब्रिटिश पीरियड में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उन्होंने परिवर्तन किया है। वास्तव में वुड का घोषणा पत्र ही था जिन्होंने कि ब्रिटिश पीरियड में भारतीय शिक्षा के प्रति खुले मन से एक बहुत बड़ा काम किया है। 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा की नीति निर्धारण हेतु एक संसदीय समिति की गठन किया और चार्ल्स वुड को कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या है चेयरमैन बनाया गया। 19 जुलाई 1854 को वुड ने अपने घोषणा पत्र की सिफारिश की, उन्होंने उसकी घोषणा की। तो वुड का जो घोषणा पत्र है वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, उसमें हर तबके के लिए, हर विषय के लिए, हर पहलू के लिए उसमें बहुत सारी घोषणाएं थी, जिसको कि उस समय का महाधिकार पत्र कहा जाता है। उस समय उसका क्या है, उसको शिक्षा के जगत का क्या है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वास्तव में शिक्षा जगत में जो क्रांति आई है, ब्रिटिश पीरियड में अगर शिक्षा जगत में क्रांति आई है तो वो वुड के घोषणा पत्र से ही आई है। वुड के घोषणा पत्र के बाद बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारे आयोग, जिन्होंने कि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा जगत में अपना योगदान दिया है, उनमें जो प्रमुख है, हम हल्का सा उन पे एक दृष्टि जो है ना उन पे डालते हैं। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको कि हम हंटर कमीशन भी कहते हैं, उसका वो शामिल हुआ है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है। 1901 में शिक्षा के क्षेत्र में शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ है। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई है। 1904 में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का अभ्युत्थान हुआ है। 1913 में गोखले का बिल, गोपाल कृष्ण गोखले का बिल और उनकी शिक्षा नीति हमारे सम्मुख आई है। 1917 से 1919 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको कि सैडलर कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे इसके जो थे, इसलिए इसको सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। वो शिक्षा जगत की एक देन रही है। 1927 से लेकर 1929 तक हटा कमेटी रही है। उन्होंने शिक्षा जगत में अपने महत्वपूर्ण जो सुझाव है, महत्वपूर्ण पहलू है, उन पर उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। 1936 से 1937 वुड एबट रिपोर्ट, और अगर हम ये कहें कि वुड एबट रिपोर्ट और हटा कमेटी, इन दोनों में अगर हम हल्का सा डिस्कशन कर ले तो अच्छा रहेगा। 1927 और 19 में हटा की जो कमेटी रही है, इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, इस पे हम इसलिए डिस्कशन कर देना चाह रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और शिक्षा जगत से ये बहुत लंबे समय तक इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उस समय की जो स्थिति थी, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा थी, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा में उस समय 2 कमियां विशेषकर सामने देखने में आई, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अपव्यय एवं अवरोधन। 2 शब्द उस समय आए कि शिक्षा जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं हमारी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, क्यों नहीं उनका एनरोलमेंट रेशियो बढ़ पा रहा है।
तो उसमें दो शब्द सामने आए, एक अपव्यय आया और एक अवरोधन आया। अपव्यय से आशय ये था वेस्टेज से कि हमारा कोई बच्चा है, सपोज एक बच्चा है, तो वो कक्षा 4 तक उसने पढ़ाई करी है और उसके बाद बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसने कक्षा 4 के बाद क्या है अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और वो आगे अपनी शिक्षा को कंटिन्यू नहीं कर पाया, चाहे वो आर्थिक तंगी की वजह से नहीं कर पाया हो, चाहे उसके घर की विषम परिस्थितियां रही हो, चाहे नजदीक में विद्यालय नहीं रहा हो, चाहे अध्यापक नहीं रहे हो, जो भी कारण रहे हों, उसकी बीमारी हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, सोशल कल्चर हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि कोई भी बच्चा एक कक्षा में उसने क्या है अपनी शिक्षा को बंद कर दिया है। सपोज कोई बच्चा है, उसने कक्षा 4 में विभिन्न कारणों से शिक्षा छोड़ दी है, तो उसमें सरकार ने ये माना है कि कक्षा 4 तक की बच्चे पर हमने जितना भी खर्च किया है, एलकेजी से यूकेजी से लेकर के क्लास 4 तक, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 4 तक भारत सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने बच्चे पर जो खर्च किया है, क्योंकि कक्षा 4 से आगे उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, तो अब तक उसके ऊपर जितना भी खर्चा किया गया है वो खर्चा क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, वो क्या हो गया, अपव्यय हो गया है। और इसी ढंग से दूसरी स्थिति है, एक बच्चा है, उसने कक्षा 4 तक शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन विभिन्न कारणों से आर्थिक तंगी हो गई, सोशल इश्यूज हो गए, उसका हेल्थ का इश्यू हो गया, फैमिली कंडीशन हो गई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उसने बीच में अपनी शिक्षा छोड़ दी। कक्षा 4 के बाद क्या है, वो कक्षा 5 नहीं पढ़ पाया, 1 साल नहीं पढ़ पाया, 2 साल नहीं पढ़ पाया, 3 साल नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसके बाद 1, 2, 3 साल बाद क्या है, उसकी स्थिति थोड़ी सी ऐसी हुई कि स्थिति थोड़ी ठीक होगी और फिर तत्पश्चात उन्होंने क्या है, एक ब्रेक के बाद, एक गैप के बाद क्या है, बच्चे ने कक्षा 5 में दोबारा से एडमिशन लिया है, या वो बच्चा क्या है कक्षा 5 में, कक्षा 4 में क्या है, वो बच्चा फेल हो गया है। तो इस बीच का जो समय है, कक्षा 4 में फेल होने का समय या अन्य किसी कारणों से कक्षा 4 में रुकने का कारण, जिससे कि वो क्या कक्षा 5 में नहीं पहुंच पाया, इसको क्या है, हमने अवरोधन माना है। इसको हमने क्या माना है, स्टैग्नेशन माना है, अवरोधन माना है। तो हट्टाग जो कमेटी थी, उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में 1927 से लेकर के 1929 तक इस बात का गहन अध्ययन किया कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन के विभिन्न कारण क्या है, अपव्यय और अवरोधन के क्यों बच्चे क्या है, बच्चों के अंदर जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उस शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन किन कारणों से हो रहे हैं और इनको किस ढंग से, अपव्यय और अवरोधन को किस ढंग से समाप्त किया जा सकता है। तो इस ढंग से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, हट्टाग जो कमेटी है उसका अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसका रहा है। इसी ढंग से 1936 और 37 का वुड एबर्ट रिपोर्ट, वुड एबर्ट रिपोर्ट भी इन्होंने, वुड और एबर्ट ने क्या है, वुड और एबर्ट दोनों ही अलग अलग ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट थे, दोनों ने तत्कालीन शिक्षा की व्यवस्थाओं को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में वोकेशनल एजुकेशन के मामले में अपनी रिकमेंडेशंस दी है। वुड और एबर्ट ने इस तरह की रिकमेंडेशंस दी है कि सेकेंडरी लेवल में हमारे जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, वोकेशनल जो एजुकेशन है, उसमें किस किस ढंग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट के सब्जेक्ट्स को किस ढंग से उसको डिवाइड हम कर सकते हैं, कि किन बच्चों को हमको क्या है साइंस के सब्जेक्ट देने चाहिए और किन बच्चों को हमको आर्ट के, यानी कुल मिलाकर के वुड एबर्ट ने क्या है वोकेशनल एजुकेशन पर अपनी रिकमेंडेशन दी है। तो इस ढंग से वुड एबर्ट रिपोर्ट भी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, जिसको हम गांधी जी की बेसिक शिक्षा का कंसेप्ट भी कहते हैं। तो गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा का जो आंदोलन है वो चरम पर था। तो ये उसी समय की बात है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन रहा है, जिसको कि हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं। ये शिक्षा जो सम्मेलन हुआ था वो वर्धा में हुआ था और इस शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी भी उपस्थित थे, जहां पर कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इसके साथ साथ ही इसी सम्मेलन से जुड़ा हुआ दूसरी जो एक रिकमेंडेशन आई है वो 1937 में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति रही है। 1938 और 1939 में बीजी खैर समिति ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। 1939 में आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम ने अपनी रिकमेंडेशन दी है शिक्षा के क्षेत्र में सुझावों के लिए, और 1944 में सार्जेंट योजना, आजादी के पहले की ये महत्वपूर्ण आयु और कमेटियां थी। 1944 का जो सार्जेंट है, उसके बाद जो विश्व युद्ध का जो एक टाइम पीरियड है, उसकी वजह से कुछ समय के लिए जो एक एजुकेशन सिस्टम में है उसमें क्या है एक स्टैग्नेशन आ गया। इसके बाद की जो आयोग और समितियां हैं वो स्वतंत्रता के पश्चात गठित की गई है। 1947 में के पश्चात भारतीय शिक्षा के योगदान के लिए
सबसे पहले जो आयोग गठित किया गया वो 1948 और 1949 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। 1948 में 14 नवंबर 1948 को राधाकृष्णन जी का आपने नाम सुना होगा, राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इसलिए इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यानी विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। भारत में उच्च शिक्षा का स्तर उस समय बहुत ही निम्न लेवल पे था, इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जिनको कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था, उन्होंने 2 सालों के गहन अध्ययन के बाद भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए, उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए उन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण अपने रिकमेंडेशन दी है, अपनी सिफारिशें दी हैं, जो कि आज भी भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर बने हुए हैं। इस आयोग के बाद 1948-1949 के विश्वविद्यालय आयोग के बाद भारत में, स्वतंत्र भारत में जो दूसरा आयोग बना वो बना है माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952-53 का माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसके की जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुधालियार, जिसलिए इस आयोग को मुधालियार आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो शुरुआत हुई है वो 23 सितंबर 1952 को हुई। ये शिक्षा, ये जो आयोग है, इन्होंने 2 सालों तक गहन अध्ययन के बाद, जिस ढंग से 1948-49 का जो विश्वविद्यालय आयोग है, उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां थी, जो भी उनके विचार थे, जो सिफारिशें उन्होंने दी है, वो उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक इसी तरह माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि मुधालियार आयोग के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी, उन्होंने तात्कालिक जो सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक जो शिक्षा है, यानी क्लास 6 से लेकर के 12 तक की शिक्षा, यानी कक्षा 12वीं तक की शिक्षा में जितनी भी उस समय की कमियां थी, उन कमियों को सुधारने के लिए और नए सुझावों के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए, शिक्षा के विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में मुधालियार आयोग ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस इनके रही हैं, जिनको कि हम आज भी हम उनको आदर्श मान करके, वो क्या है, एक माइलस्टोन है। आज भी जो भारतीय शिक्षा का MHRD जो आज भी है, वो आज भी मुधालियार शिक्षा आयोग के जो पहलू हैं, जो बिंदु हैं, उनको हम आज तक भी पूरी तरह से नहीं छू पाए हैं। तो हम लोग आज भी कोशिश करते हैं कि 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्मण स्वामी मुधालियार ने जो माइलस्टोन हमारे लिए निर्धारित किए थे, हम आज भी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 1952-53 में ही आचार्य नरेंद्र देव समिति का भी जो रिकमेंडेशन आई है, जिन्होंने की विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के लगभग सभी। तत्पश्चात शिक्षा आयोग 1964 और 66 में शिक्षा आयोग हो गया, जिसके की जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे, इसलिए इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर के अगर हम 2 आयोगों को देखें, 1948-49 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग रहा है, और 1952-53 का माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको कि हम मुधालियार आयोग कहते हैं, दोनों ही आयोग अलग अलग क्षेत्रों में थे। राधाकृष्णन आयोग ने अपने रिकमेंडेशन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दी है, विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में दी है, और मुधालियार ने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में दी है। ठीक इसके उल्टे शिक्षा आयोग जो बना, जिसके अध्यक्ष DS कोठारी जी थे, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी है वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, यानी विश्वविद्यालय, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक क्या है, राधाकृष्णन आयोग ने अपने 3 सालों के गहन विचार विमर्श के बाद, गहन अध्ययन के बाद, गहन शोध के बाद कोठारी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन 14 जुलाई 1964 को कोठारी कमीशन का गठन हो गया था, और 1966 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन, और कोठारी कमीशन आज भी हमारा वो आज भी एक माइलस्टोन के रूप में हमारे सामने है, और हम उनकी रिकमेंडेशन को आज भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो 4 ही चीजें, 4 ही जो आयोग है, 4 ही जो समितियां हैं, वो मुख्य रूप से हुई है। पहली हुई है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की, दूसरा जिसको हम राधाकृष्णन आयोग कहते हैं, दूसरा हुआ है मुधालियार कमीशन जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, और तीसरा हुआ है कोठारी आयोग जिसको कि हम शिक्षा आयोग कहते हैं, और चौथी जो सबसे बड़ी सफलता है, जो सबसे बड़ा प्रयास है, वो है 1986 की शिक्षा नीति, पर कि हम अभी आगे
चर्चा करेंगे। तो 1964-66 का जो शिक्षा आयोग है, कोठारी आयोग है, उसके बाद 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए एक समान रूप से लागू की जानी थी। इसकी शुरुआत 24 जुलाई 1968 को हुई। लेकिन ये जो पहली हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इसलिए इसके तुरंत बाद जब भारत में जनता सरकार थी, तो 1979 में 1979 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोबारा से दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो कि अप्रैल 1979 से लागू हुई। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, ये भी बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई। इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स रह गए थे, बहुत सारी कमियां रह गई थी। इसलिए इसमें भी क्या है, बहुत से सुधारों की आवश्यकता पड़ी और ये भी पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में लागू नहीं हो पाई। तत्पश्चात जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वो 1968 और 1979 की जो राष्ट्रीय नीतियां हैं, उनमें जितनी भी कमियां रह गई थी, उन कमियों को संशोधित करते हुए, उन कमियों को सुधारते हुए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। और इसको अगर हम कहें, जिस ढंग से हम 1854 के जो वुड्स डिस्पैच है, जिस ढंग से हम उसको तात्कालिक मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसी ढंग से हम वर्तमान में 1986 की जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको हम स्वतंत्र भारत का क्या है, मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। 1986 की जो राष्ट्रीय वो 12 भागों में विभक्त थी, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, बच्चे से लेकर के वृद्ध तक, हर तबके के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इसी के तहत बहुत सारे अभियान भारत में, अगर हम ये कहें कि भारत में नवोदय विद्यालयों की स्थापना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हुआ है, यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशन आई है, तो वो सारी देन क्या है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा। लेकिन बावजूद इसके भी क्या है, 1986 की जो शिक्षा नीति है, उसमें भी कुछ कमियां रह गई। उन कमियों में सुधार के लिए है 1990 में राममूर्ति समीक्षा समिति गठित की, जिसने कि इसमें जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो कमियां रह गई थी, उन कमियों में सुधार के लिए 1990 में राममूर्ति समीक्षा समिति का गठन किया गया। और जब इस राममूर्ति समीक्षा समिति की रिकमेंडेशंस आई, उन पर विचार विमर्श किया गया, उनका अवलोकन किया गया कि वास्तव में 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें कमियां रह गई थी। और राममूर्ति समीक्षा समिति ने क्या है, इस शिक्षा नीति की कमियों को सुधारने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी कमियां हैं और उन कमियों को किस ढंग से दुरुस्त किया जा सकता है, उन कमियों को किस ढंग से संशोधित कर सकते हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है। इसी के एवज में 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, नीति 1986, जो कि 1992 में लागू हुई, जिसको कि हम प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, POA, प्लान ऑफ एक्शन, कार्य नीति। यानी 1986 की हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको हमने वास्तव में क्या है, 1992 में संशोधन के पश्चात संपूर्ण राष्ट्र में उसको लागू किया। और आज उसके बाद भारत की कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित नहीं हुई है। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो स्वतंत्र भारत की अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसका कि संशोधन 1992 में वो हुआ। और उन संशोधनों के साथ हम आज भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्य कर रहे हैं। तो 1986 की संशोधित 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं, जो भी उन्होंने उसमें अभिलेख तैयार किए हैं, उन्हीं अभिलेखों के आधार पर, उन्हीं सुझावों के आधार पर भारत सरकार, MHRD भारत सरकार आज भी उन बिंदुओं पर हम क्या है, कार्य कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तत्पश्चात 1992 तो हम इसको बड़े दावे के साथ हम कह सकते हैं कि 1948-49 की स्वतंत्रता के बाद, अगर हम स्वतंत्रता के पहले की बात करें, ब्रिटिश पीरियड की बात, या उससे पहले की वैदिक पीरियड से लेकर के, जो कि 2500 BC से लेकर के 500 BC का जो समय था, वैदिक एजुकेशन का जो सिस्टम था, वहां से लेकर के, चाहे वो वैदिक पीरियड हो, चाहे वो बौद्ध पीरियड हो, चाहे वो मुस्लिम पीरियड हो, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड हो, और चाहे वो स्वतंत्रता के बाद का समय हो, शिक्षा के क्षेत्र में भारत आदि समय से
पूरे विश्व का गुरु रहा है और भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। स्वतंत्रता के बाद से हमारे जो 4 आयोग मुख्य रूप से गठित हुए हैं, चाहे वो 1948-49 का राधाकृष्णन आयोग हो, चाहे वो 1952-53 का मुदालियर कमीशन हो, चाहे वो 1964-66 का कोठारी कमीशन हो, चाहे वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो। तो आज भी हमारी भारत सरकार 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति पर हम आज भी कायम है और उस शिक्षा नीति के आधार पर ही हम आज भी कार्य कर रहे हैं, जो जिसका कि संशोधित रूप 1992 से लागू हुआ। उसके बाद भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा इस टाइप की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं तैयार की गई है। बड़ी छोटी मोटी जो रिकमेंडेशन है, चाहे उसमें अगर हम ज्ञान आयोग की बात करें, 2005 का ज्ञान आयोग है बात करें, और उसके बाद का 1992 के बाद का जो सबसे बड़ा एक शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारत सरकार ने किया है, क्रांतिकारी है, वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि इस समय पूरे संपूर्ण भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया है, लेकिन इसको हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं, क्योंकि 2009 में इसकी रिकमेंडेशन और इसके आधार पर जितने भी जो हमारा ये अभ्युदय उससे लिया गया है कि प्राइमरी जो एजुकेशन है, अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग कर दें तो हमारी जो उच्च शिक्षा है वो मजबूत हो जाएगी। इसलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अब जिस ढंग से हमारे जो मूल अधिकार है, उस ढंग से शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी आज की डेट में इस अधिकार के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा देने का दायित्व भारत सरकार